क्या कभी सोचा है कि हमारा स्मार्टफोन या कंप्यूटर अंदर से आखिर काम कैसे करता है? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और उन डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को करीब से देखते हैं जो हमारी पूरी टेक की दुनिया को पावर देते हैं। देखिए, डिजाइनरों के सामने हमेशा एक ही चैलेंज होता है, टेक्नोलॉजी को बेहतर, तेज और सस्ता कैसे बनाया जाए। आज हम यही देखने वाले हैं कि वो इस चैलेंज का सामना कैसे करते हैं। और जानते हैं इस सब की शुरुआत कहाँ से होती है? सिंप्लीफिकेशन से, यानी चीज़ों को आसान बनाने से। तो सबसे पहला काम है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल करना। ये जो लंबे लंबे उलझे हुए लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, ये हमारे डिवाइसेस को धीमा और महंगा बना सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इन्हें छोटा और एफिशिएंट कैसे बनाएं? तो यहीं पर एंट्री होती है कार्नो मैप की, जिसे हम के मैप भी कहते हैं। इसे एक पजल सॉल्व करने जैसा समझिए। ये कोई भारी भरकम अलजेब्रा नहीं है, बल्कि एक विजुअल तरीका है जो बड़े से बड़े लॉजिकल एक्सप्रेशंस को चुटकियों में आसान बना देता है। अब के मैप का असली मकसद सिर्फ ग्रुप्स बनाना नहीं है। असल खेल तो है लिटरल, यानी वेरिएबल्स की संख्या को कम से कम करना। जितने कम लिटरल, उतना ही सिंपल एक्सप्रेशन और उतना ही तेज हमारा सर्किट। सीधा सा हिसाब है। हाँ, के मैप के कुछ सिंपल से रूल्स हैं। ग्रुप हमेशा 2 की पावर में होंगे, जैसे 1, 2, 4, 8। और सबसे मजेदार चीज है रैप अराउंड ग्रुपिंग। मतलब आप मैप को एक सिलेंडर की तरह मोड़कर आमने सामने के किनारों को भी ग्रुप कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, डायगोनल या तिरछी ग्रुपिंग बिल्कुल नहीं करनी। सिंप्लीफिकेशन के लिए एक और जबरदस्त टूल है, डी मॉर्गन की थ्योरम। सिंपल भाषा में समझे तो ये हमें एंड और ऑपरेशंस को आपस में बदलने की आज़ादी देता है, जिससे हमारे एक्सप्रेशन और भी छोटे और सिंपल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि एक्सप्रेशंस को सिंपल कैसे बनाते हैं। पर अब बात करते हैं उन असली चीज़ों की जो इन एक्सप्रेशंस को असलियत का रूप देते हैं, यानी लॉजिक गेट्स। नैंड गेट को डिजिटल लॉजिक का स्विस आर्मी नाइफ ही समझ लीजिए। ये फंक्शनली कंप्लीट होता है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? आप सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट्स का इस्तेमाल करके कोई भी, जी हाँ, कोई भी डिजिटल सर्किट बना सकते हैं। है ना कमाल? ये अकेला ही काफी है। चलिए, अब एक छोटी सी पहेली। ऐसा कौन सा लॉजिक गेट है जिसका आउटपुट 1 सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब उसके सारे इनपुट 0 हों? सोचिए जरा, इसका जवाब काफी दिलचस्प है। और सही जवाब है नॉर गेट। ये और गेट का बिल्कुल उल्टा काम करता है। जैसे ही सारे इनपुट 0 हुए, ये फौरन 1 आउटपुट दे देता है। तो अब हम लॉजिक गेट्स की थ्योरी तो समझ गए। चलिए अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये बनते कैसे हैं। यहाँ बात आती है अलग अलग लॉजिक फैमिलीज की। इस टेबल को देखिए। ECL जो है वो स्पीड का बादशाह है, पर पावर भी उतनी ही ज्यादा खाता है। और दूसरी तरफ है CMOS, जिसका फैन आउट जबरदस्त है। मतलब एक CMOS गेट 50 से भी ज्यादा दूसरे गेट्स को ड्राइव कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये पावर बहुत ही कम इस्तेमाल करता है। और बस इसी वजह से, यानी बिजली की इतनी कम खपत के कारण, आज के हमारे ज्यादातर डिवाइसेस, चाहे वो फोन हो या लैपटॉप, सब में CMOS टेक्नोलॉजी ही छाई हुई है। अच्छा, अभी तक हमने जिन सर्किट्स की बात की वो सिर्फ करंट इनपुट्स पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन तब क्या जब हमें कुछ याद रखने की जरूरत पड़े? यहीं से कहानी में एंट्री होती है सीक्वेंशियल लॉजिक की, यानी मेमोरी वाले सर्किट्स की। तो मिलिए फ्लिप फ्लॉप से। ये कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी, सबसे बेसिक यूनिट है। इसे एक लाइट स्विच की तरह सोचिए, जो या तो ऑन यानी 1 रह सकता है या ऑफ यानी 0। और ये अपनी स्टेट तब तक बनाए रखता है जब तक इसे बदलने को ना कहा जाए। अब फ्लिप फ्लॉप ठीक से काम करे, इसके लिए 2 बहुत जरूरी टाइमिंग रूल्स हैं। पहला है सेटअप टाइम, मतलब क्लॉक पल्स आने से ठीक पहले डेटा को स्टेबल हो जाना चाहिए। और दूसरा है होल्ड टाइम, मतलब क्लॉक पल्स के ठीक बाद भी डेटा को कुछ देर तक स्टेबल रहना चाहिए। जब सर्किट्स और कॉम्प्लेक्स होते हैं तो रेस कंडीशन जैसी दिक्कतें आ सकती हैं, जहां सिग्नल गलत टाइम पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल होता है। और जो आज हम फ्लैश मेमोरी यूज करते हैं ना, वो असल में EPROM नाम की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो अब हमारे पास सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन्हें जोड़कर काउंटिंग और डेटा सिलेक्शन जैसे जरूरी काम कैसे किए जाते हैं। काउंटर्स को आप डिजिटल दुनिया की घड़ी मान सकते हैं।
अब यहाँ देखें, हमारे पास एक 4 बिट काउंटर है जो 9 से शुरू हो रहा है। सवाल है 25 क्लॉक पल्स के बाद ये किस नंबर पर होगा? सिंपल है, 9 में 25 जोड़िए, आया 34। अब क्योंकि ये 4 बिट काउंटर है, ये सिर्फ 16 तक ही गिन सकता है, तो हम 34 को 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं, जो आता है 2। तो हमारा काउंटर आखिर में 2 पर आके रुकेगा। डिकोडर का काम एक डिजिटल लाइब्रेरियन जैसा है। आप इसे एक एड्रेस देते हैं जो एक बाइनरी नंबर होता है और ये फॉरेन मेमोरी में उस खास जगह को ढूंढ निकालता है। अगर n एड्रेस लाइंस हैं तो ये 2 की पावर n लोकेशंस में से किसी एक को चुन सकता है। तो अब एक सवाल, अगर 1K यानी 1024 बाइट की मेमोरी है तो हर एक लोकेशन तक पहुंचने के लिए कितनी एड्रेस लाइंस की जरूरत पड़ेगी? थोड़ा सा मैथ्स है, सोचिए। और जवाब है 10, क्योंकि 2 की पावर 10 होता है 1024। यही सिंपल सा पावर ऑफ 2 का खेल पूरे मेमोरी डिजाइन की नींव है। तो देखिए, हमने कहाँ से शुरू किया था? एक सिंपल से लॉजिक गेट से, और आज हम आधुनिक सीपीयू में अरबों ट्रांजिस्टर्स तक पहुंच चुके हैं। ये सोचना भी कितना कमाल का है कि कैसे ये छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर कुछ इतना पावरफुल बना सकते हैं, और भविष्य में ये और क्या क्या बनाएंगे, इसकी तो हम बस कल्पना ही कर सकते हैं।